गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज आंसर एंड स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर बिगिनर सीरीज़ के आज के सेशन में। इस सीरीज़ में हम इकोनॉमिक टाइम्स की हर न्यूज़ को विद कॉन्सेप्ट्स, फास्ट स्टोरी एंड इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। तो ये सीरीज़ बिगिनर्स के लिए बिल्कुल एप्ट है जो अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को बिल्ड कर रहे हैं और एज ए न्यूज़पेपर उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को चूज़ किया। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। मैं वो आज का न्यूज़पेपर ओपन कर लेता हूँ, फिर हम न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर पहली न्यूज़ आप देखेंगे, इंडाइसिस क्लाइम न्यू पीक्स ऑन इन्फ्लेशन डेटा बूस्ट। तो यहाँ पे जो रेड टर्म से चीज़ लिखी होती है अगर न्यूज़ के ऊपर, तो उसका मतलब होता है वो जो पूरी न्यूज़ है उसकी थीम बता रही होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेंसेक्स क्रॉसेस 55,000, निफ्टी 16,500। तो बेसिकली क्या हुआ है आपका निफ्टी और सेंसेक्स। अगर आपको निफ्टी और सेंसेक्स नहीं पता तो मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा, छोटी सी 3 मिनट की सिर्फ वीडियो है वो आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही छोटी सी वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसके अंदर मैंने ये सब बताया हुआ। तो ये बेसिकली दो इंडेक्स है और ये इंडेक्स आपके 55,000 और 16,500 इन्होंने अपनी नई लिमिट्स को क्रॉस कर दी, मतलब जो पुरानी लिमिट्स उनको क्रॉस कर दी, नई लिमिट बना दी यहाँ पर। तो बेसिकली ये न्यूज़ ये है कि आपकी इंडाइसिस मतलब आपकी निफ्टी और सेंसेक्स जो आपके NSE और BST पे लिस्टेड है, मतलब इंडेक्स हैं उसके, अब क्लाइंब न्यू पीक्स, मतलब न्यू लिमिट्स पर पहुंच गए हैं। और इन्फ्लेशन डेटा बूस्ट, तो मतलब यही कि आपका इन्फ्लेशन डेटा बूस्ट और ये सब के ऊपर आपका जो है कि मतलब बेसिकली इकोनॉमिक की क्या कंडीशन चल रही है उसके बेसिस पे। अच्छा, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी भी चल रही हो बट स्टॉक मार्केट अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ टाइम से, तो मतलब ये अंडरलाइन कर सकते हैं हम इसके अंदर। ईजिंग ऑफ कोविड कर्व्स, डोमेस्टिक फ्लोज कीप मोमेंटम इंटैक्ट, मतलब यही कि आपका कोविड की जो रिस्ट्रिक्शंस कम होने लग रही हैं और डोमेस्टिक फ्लोज यानी कि आपका FDI फ्लो, यहाँ पर डोमेस्टिक लिखा है, इसका मतलब ये है कि फॉरेन डोमेस्टिक इनफ्लो, फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, FDI के इनफ्लोज आपके कीप मोमेंटम इंटैक्ट, कि उनसे जो है काफ़ी जो मोमेंटम है, जो स्पीड है आपके फ्लो आने की इन्वेस्टमेंट्स की, वो कम नहीं हो रही है। IT एंड कंज्यूमर स्टॉक्स लीड रैली, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पर IT और जो कंज्यूमर स्टॉक्स हैं वो तो लीड रैली, मतलब कि वो सबसे ज़्यादा ग्रेटर एक्सटेंट से इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगस्त की इन्होंने परफॉर्मेंस बताई है, अभी 15 डेज़ के आसपास हो चुके हैं। अब इन्होंने 15 दिनों का जो है परसेंटेज चेंज निकाला है यहाँ पर, सॉरी। अब यहाँ पर देखेंगे इन्होंने क्या बताया, सेंसेक्स के गेनर्स। तो सेंसेक्स के गेनर्स का मतलब होता है कि पिछले स्टॉक प्राइस से, जैसे 15 दिन का एवरेज है, तो 15 दिन पहले जो आपका स्टॉक प्राइस जिस पे क्लोज हुआ होगा, ये नहीं कि 9-15 पे जिस पे खुला वो नहीं लेते, क्लोज वाली वैल्यू लेते हैं। जो क्लोज हुआ होता है उस टाइम क्या वैल्यू थी उससे कंपैरिजन होता है। अब इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब निफ्टी के इंडेक्स में कौन सबसे ज़्यादा मूवर्स थे यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे IT के अंदर सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर सर्विस सेक्टर के अंदर इस तरह से, यहाँ पे ये बेसिकली सर्विस सेक्टर वाइज है। यहाँ पर ये आपका कंपनी नहीं है, जैसे यहाँ पे टेक महिंद्रा वगैरह कंपनीज हैं, तो ये आपका सेक्टर, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब अगर एक कंपनी अगर दोनों इंडेक्सेस के ऊपर लिस्टेड है तो उसके शेयर प्राइस के अंदर बहुत ही कम डिफरेंस रहता है दोनों स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि फिर वो पर्सन जो एक तरह से खरीदेंगे और दूसरे इंडेक्स पे बेच देंगे। हालांकि इसे करना लीगल नहीं है, बट हाँ फिर भी वो बता रहा हूँ कि अगर एक कंपनी दोनों स्टॉक इंडेक्सेस पे लिस्टेड है, जैसे अगर मान लो एयरटेल आपकी BSE और NSE दोनों पर लिस्टेड है, तो वो बेसिकली उसका स्टॉक प्राइस जो है बहुत ही क्लोज प्राइस के अंदर, रेंज के अंदर चलता है दोनों ही मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे जुलाई एक्सपोर्ट्स सर्ज 50% टू 35.4 बिलियन। तो बेसिकली आपको बहुत बेसिक न्यूज़ समझ आ रहा होगा आपको, सॉरी, कि आपके जो जुलाई मंथ के एक्सपोर्ट्स हैं वो 50% इंक्रीज करके और वो राइज कर गए हैं आपके 35.4 बिलियन। तो बेसिकली आप इसको आराम से देख सकते हैं। इंपोर्ट्स ग्रो 63% ईयर ऑन ईयर टू 46.4 बिलियन। 46.4 बिलियन पर हमारे इंपोर्ट्स चले गए हैं और गोल्ड के इंपोर्ट जो है 135% अप हुए हैं 4.2 बिलियन। तो मतलब एक तरह से आप इकोनॉमिक कंडीशन से जान सकते हैं, मतलब जो गोल्ड वाली बात है। दूसरी बात आप ये भी मान सकते हैं कि यहाँ पे गोल्ड की डिमांड कितनी ज़्यादा हो गई। तो आप इसके अंदर दोनों बातें, एक तो आपका कमर्शियल गोल्ड और आपका एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए गोल्ड। मतलब कमर्शियल गोल्ड का आप कहना चाह रहा हूँ मैं, इसका मतलब कि जो कंजम्पशन के लिए गोल्ड होता है, जो अपने जैसे जब चेन्स वगैरह बनवा के पहनते हैं, मतलब इंडिया के अंदर जैसे, तो उस तरह से। अब ये आपका बेसिकली गोल्ड हो गए दो तरीके इनको जो है यूज़ करने के इंडिया के अंदर। आपका एक हो गया आप कंजम्पशन वाला जो आपको बता दिया, और दूसरा है इन्वेस्टमेंट वाला। इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उसको हम कभी और कवर कर लेंगे। ये मैंने देख लिया। अब इंजीनियरिंग, पेट्रो प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की कंट्रीब्यूटर्स। तो ये बहुत बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे इन्होंने एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स दी है कि ये कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं ये जो एक्सपोर्ट बढ़ा है उसके अंदर लीड रोल के अंदर रखते हैं। अब आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पे वो ये
सॉरी कि यहाँ पर एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ उन्होंने बताई हुई है, स्टेडी ग्रोथ है आपकी 195.7 से परसेंटेज से आपके 69%, 48%, 49%। तो मतलब आप कह सकते हैं 50% के ±10% पे आके ये स्टेबलाइज हो चुका है फॉर द 3 ईयर्स, फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं। अब ये आपको बहुत बेसिक न्यूज़ है, बाकी आपको समझ में आ रहा होगा। बट एक बात मैंने आपको बोली थी कि पेट्रोलियम इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट जो इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है। मैं आपको पहले कई बार बोला था कि अगर आप इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया की उसके चेकलिस्ट को निकाल के देखेंगे तो आपको पेट्रोलियम सबसे ऊपर दिखेगा। तो यहाँ पे क्या है कि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को कैसे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको एक टर्म ने थोड़ी अंडररेटेड करके पढ़ी है, प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स का मतलब पेट्रोलियम एक बेसिकली, अगर आप थोड़ी केमिस्ट्री अगर अपनी पढ़ी हो तो एक फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। उसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि पेट्रोल को हम एक अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर अगर हम रखते हैं तो अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पे अगर लो पे रखेंगे तो आपको ऐसे कुछ कुछ मिल जाएगा, ऐसे कुछ कुछ। तो ये सब मेरे को याद तो नहीं है अभी क्या क्या मिलता है यहाँ पर। जैसे नैप्था हो गया आपका, एस्फाल्ट हो गया, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, डीजल हो गया, ये सब कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो पेट्रोलियम से मिलते हैं। तो वो सब हम जो एक्सट्रैक्ट करके सेल करने मतलब करते हैं इंडिया वाले। तो एक्सपोर्ट्स के अंदर भी ऊपर आता है। सॉरी, अब यहाँ पे एक और पॉइंट रह गया था कि मैंने शायद आपको पहले निफ्टी और सेंसेक्स वाली वीडियो में ये बोला था कि जो बीपीएस होता है, मतलब जो पॉइंट बोलते हैं कि निफ्टी आज 200 पॉइंट ऊपर गया, उसका मैंने आपको मतलब बताया था कि बीपीएस होता है। हालांकि वो गलत था, मैंने वो इसलिए मैंने आपको इसलिए वीडियो क्लोज हुई थी वैसे थोड़े दिन के लिए। मतलब मैं आपको बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ वो गलत था। अगर आपने कहीं पे नोट किया है तो वो हटा सकते हैं। मतलब अगर जो बेसिस पॉइंट सिस्टम वाली बात है या बेसिस वाली बात है वो सही था, वो कि 1/100% होता है वो। बट अगर निफ्टी ऐसे लिखा है कि 200 पॉइंट ऊपर चला गया, 200 पॉइंट अप, तो उसका बेसिकली एक पॉइंट का मीनिंग होता है $1। तो आप समझ गए होंगे, एक पॉइंट का मीनिंग होता है $1। तो मैंने पहले गलती से बता दिया था ये वाला, और कई बार बता दिया था एक्चुअली में, क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता था। तो इसलिए अब मैं आपको सही बता रहा हूँ कि एक पॉइंट का मतलब होता है $1। तो ये आप इस तरह से वापस से नोट कर सकते हैं। अगर आपने वो लिखा था तो अब इसको कट करके वापस से नोट करें। अब सॉरी, 5 more companies look to end litigation arbitration। तो ये बेसिकली इसके लिए मैं आपको कल ही केएन इंडिया का वापस से केस बताऊंगा। कल संडे का पेपर है, कल थोड़ी सी कम न्यूज़ आती है। और 15 अगस्त, हाँ कल तो न्यूज़पेपर आएगा ही, फिक्स परसों नहीं आएगा। तो मैं आपको जो है कल केएन इंडिया वाला पूरा केस बताने की कोशिश करूंगा और मैं बता दूंगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि बोल के नहीं, क्योंकि मैंने इस बार संडे को शायद कुछ बताया नहीं था। एक केस था, मुझे भी तो याद भी नहीं आ रहा, एक शायद फार्मास्यूटिकल कंपनी थी कुछ, तो मैंने उसका केस कवर नहीं किया था। बहुत छोटा सा केस था, खैर इसीलिए कवर नहीं किया। पर अब मैं आपको केएन इंडिया का पूरा टैक्सेशन का कॉस्ट समझा दूंगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली उसी टैक्सेशन के कुछ कुछ के अंदर, झमेले के अंदर सानोफी, मित्सुई, डब्ल्यूएनएस, जेनपैक्ट और टाटा ग्रुप वाले जो है फंस गए। मतलब वो बेसिकली उसके अंदर ही चल रहे थे। अब केएन इंडिया जैसे केएन इंडिया ने पैसे निकलवाए इंडिया से, मतलब केएन इंडिया का मतलब है केन जो ग्लोबल सर्विसेज वाली कंपनी है, उनकी इंडिया वाली ब्रांच। मैंने आपको बताया था कि हर कंपनी, जैसे ट्विटर है, ट्विटर ने अलग से ट्विटर इंडिया सेटअप कर रखा है, तो वो उस तरह से। अब जो ये कंट्रीज हैं आपकी, इनने जो है कैसे ये करेंगी कैसे नहीं करेंगी, मतलब वो भी इनके लिए भी क्वेश्चन था, क्योंकि ये भी केन इंडिया जैसे फंसी हुई थी इंडिया के साथ। तो बेसिकली ये भी आर्बिट्रेशन कोर्ट जा रही थी, बार बार यूएस की कोर्ट जा रही थी इंडिया के हाई कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट्स को चैलेंज करी थी। तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा वो हो गया था। बट अब ये केन जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है उन्होंने कि केन के अब सिमिलर अप्रोच बाय वोडाफोन एंड केन एनर्जी। तो वोडाफोन और केन के सिमिलर अप्रोच की तरह ही ये भी लोग करेंगे, और आपका लिटिगेशन और आर्बिट्रेशन को एंड करने के लिए, मतलब वही जो उन्होंने किया वो मैं आपको कल बता दूंगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मिक्स वैक्सीन्स ओनली इफ फर्स्ट वन अनअवेलेबल, सीरम चेयरमैन। तो सबसे पहले सीरम का मतलब आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये बेसिकली ये इंडिया के अंदर लार्जेस्ट कोविड वैक्सीन मेकर है। और इसके चेयरमैन, अगर आपको इसके सीईओ ज़रूर पता होंगे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये एसआईआई नाम से भी फेमस है, क्योंकि बेसिकली उसकी शॉर्ट फॉर्म। तो एसआईआई के आपको सीईओ पता होंगे, एसआईआई का सीईओ है आपके आधार पूनावाला, और इनके चेयरमैन यहाँ पे जो न्यूज़ के अंदर आए हुए हैं वो ये हैं साइरस पूनावाला। तो बेसिकली साइरस पूनावाला ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब बेसिकली एक हेल्थ बेस्ड एडवाइस दे रहे हैं। और क्या है इनके एडवाइस में कि अगर आप जैसे एक वैक्सीन लगवा ली तो क्या होता है, आपको कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद दूसरा डोज लगवाना होता है उसी वैक्सीन का। तो कई लोग क्या करते हैं कि दूसरी लगवा लेते हैं। तो इस तरह अगर आपने देखा होगा कई बार कि जो लोग
थोड़े से खतरों के खिलाड़ी टाइप्स होते हैं वो एक कोविशील्ड लगवा लेते हैं और एक कोवैक्सीन लगवा लेते हैं। तो मतलब बेसिकली ऐसे ये कह रहे हैं कि ऐसा आप तभी करें जब फर्स्ट वन अनअवेलेबल हो, अगर नहीं है तो थोड़े दिन वेट कर ले, जैसे इन्होंने बताया, मतलब ये बोला नहीं है बट हाँ अगर आप नीचे पढ़ेंगे तो। अब इन्होंने बोला कि थोड़े दिन आप वेट भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं मिल रही है वो उस टाइम पर ये फिर भी रिकमेंड करेंगे कि आपको सेम लगवानी चाहिए। अब कोविशील्ड डोजिंग गैप इंक्रीज ड्यू टू लैक ऑफ जैब्स। तो बेसिकली यही बोला था कि कोविशील्ड का जो गैप का पीरियड था, मैंने आपको गैप का पीरियड का मतलब बताया, अब लैक ऑफ जैब्स की वजह से वो इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है कि जैसे अगर आपको 70 दिन रुक के कोविशील्ड का दूसरा डोज लगवाना चाहिए था बट अब शॉर्ट हो गई तो मान लो इन्होंने अब डेज कर दिया, तो इस तरह से बेसिकली कह रहे हैं। अब एक्सपोर्ट बैन मूव रॉन्ग, तो जो एक्सपोर्ट बैन कर दिए थे वैक्सीन के, अगर अपने न्यूज़पेपर मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले वाले न्यूज़पेपर के अंदर था, तो एक्सपोर्ट जो मतलब मैंने पढ़ा नहीं था, मतलब मैंने वैसी न्यूज़ में देख लिया था गूगल न्यूज़ के अंदर। तो एक्सपोर्ट बैन जो इनका हुआ था वैक्सीन्स के लिए कि वैक्सीन्स को हम खुद से ही प्रोड्यूस कर लेंगे ये वो जो आत्मनिर्भर भारत, तो उस तरह से बेसिकली ये काफ़ी गलत मूव है ये कहना चाह रहा है। अब यहाँ पे किड्स अबव 12 विद कोमोडिटीज कोमोरबिडिटीज में बी वैक्सीनेटेड फर्स्ट। तो हमें क्या हुआ बेसिकली किड्स अबव 12, मतलब आपको समझ में आ ही रहा है कि 12 प्लस एज वाले लोग हैं, मतलब बच्चे हैं, प्लस आपको कोमोरबिडिटीज होनी चाहिए। कोमोरबिडिटीज का मतलब होता है कि इफेक्ट्स ऑफ सम लॉन्ग टर्म डिजीज, जैसे आपका लंग्स का कुछ इशू हो गया, आपके लिवर का कुछ इशू हो गया, तो मतलब जो पहले से जिनको कुछ और भी इश्यूज़ हैं उनको ऑफकोर्स ये बात है कि प्रायोरिटी बेसिस पे हम वैक्सीन करेंगे जब बच्चों के लिए वैक्सीन यहाँ पर स्टार्ट की जाएगी, और जो हेल्दी चिल्ड्रन हैं उनके लिए अभी स्टार्ट नहीं हो पाएगी इस साल के अंदर अंदर, और बाकी मतलब एडल्ट्स को लग जाए, जो कोमोरबिडिटीज़ वाले बच्चे हैं उनको लग जाए फिर उनको लग पाएगी। तो मतलब ये तो बहुत ही इन दो न्यूज़ तो आपकी मेरे ख्याल से ज़्यादा बेनिफिट की नहीं रही होगी, बट हाँ इससे ऊपर वाली जो थी आपको सारा समझ में आई होंगी। एक रह रही है, मैं आपको कॉल करता हूँ, उसको मैं इंक्लूड करके बात कर रहा हूँ, और ये इसके अंदर आपको एक केस मिलेगा, वो रेट्रोटैक्स, मतलब बेसिकली क्या हुआ है, चलो मैं आपको कल ही बताऊंगा, फिर पूरा डिटेल में बताऊंगा। हालांकि मैंने आपको एक वीडियो भी भेज दी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, तो अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है तो आप नीचे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब उसका लिंक मुझे मिल जाएगा आपको। दूसरी बात, अगर आपको उसके अंदर मैंने एक वीडियो भेजी थी, उसकी वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से वो बीबी सर है, मतलब उनसे बेस्ट बंदा टैक्स के अंदर कुछ हो नहीं सकता। मैं आपको कल भी जैसे उन्होंने बताया था ऑलमोस्ट वैसे ही करके बताऊंगा पूरा आपको केस पूरा स्टार्टिंग में वीडियो के, तो आप अगर चाहें तो वो भी देख सकते हैं अगर आपको अभी जानना है तो वो उन्होंने काफ़ी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे मोदी लॉन्चेस ग्रीन पॉलिसी इनिशिएटिव, तो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली कि आपकी स्क्रैपेज पॉलिसी, अगर अपने किसी भी न्यूज़ के अंदर या 2-3 दिन पहले तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर थी कि गाड़ी तोड़ देंगे ये वो, तो मतलब जो बेसिकली इसके अंदर हुआ क्या है कि आपकी एक पर्सनल व्हीकल की लिमिट दी है 15 ईयर्स और कमर्शियल व्हीकल की 10 ईयर, सॉरी पैसेंजर व्हीकल की और कमर्शियल की, तो सेम हो जाएगा, पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल की 15 और 10 ईयर्स लिमिट दी है। उसके बाद आपको एक बार चेक कराना पड़ेगा, और एट मैक्स जो है ये आपके कमर्शियल व्हीकल्स को 15 ईयर्स और प्राइवेट व्हीकल्स को 20 ईयर्स ही रखने दे सकते हैं। अब पब्लिक व्हीकल्स का यहाँ पर उन्होंने नहीं बोला वो भी आप मांग के हो सकते हैं। अब बेसिकली उसके बाद क्या हुआ कि आपका जो कार है उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, मतलब बेसिकली उसको तोड़ दिया जाएगा, उसका कचरा कर दिया जाएगा, ताकि एक एफिशिएंट वे से हमारा, पहली बात व्हीकल सिस्टम हमारा एफिशिएंट हो सके। क्योंकि क्या हुआ कि आपकी कार जैसे टूट गई, आपको वाटर रिक्वायरमेंट है, तो आप ढंग से परचेज करेंगे, मतलब नई कार परचेज करेंगे, तो व्हीकल जो इंडस्ट्री है वो एफिशिएंट रहेगी, यानी कि आपका जो है उससे पोल्यूशन कम होएगा, सब कुछ कम होता है, क्योंकि एक नए व्हीकल से जो है आपका पोल्यूशन बहुत ही कम रहता है, तो उस तरह से बेसिकली व्हीकल एफिशिएंट हो जाएगा। दूसरी बात आपकी ये है कि इससे ऑटो इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन वाली जो इंडस्ट्री है वो इफेक्ट होगी। कैसे होगी एक बार देखते हैं। अब दूसरी बात आपको जो ये काम आएगी वो ये है, ये वाली बात, ये बेसिकली वो कैची फ्रेज है, जैसे अगर मोदी जी कुछ भी लॉन्च करते हैं नया तो वो एक कैची फ्रेज जोड़ देते हैं। अब इससे होता है कि अगर आप एग्जाम्स वगैरह देते हैं तो एक कैची फ्रेज ही आ जाता है, इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स करके आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो ये आपको याद कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्लीन, कंजेशन फ्री और कन्वेंशन। तो मतलब ये भी अगर आप पूरा देखना है तो मैं आपको एक आर्टिकल भी दे दूंगा नीचे, आप उसको जो है तो पढ़ सकते हैं। तो ये बेसिकली वो हो गया आपका। अब यहाँ पे ऑटो इंडस्ट्री में तो समझ में आ रहा है कैसे इंपैक्ट पड़ेगा कि आपको जैसे आपने कार स्क्रैप कर दी तो आपको कार जो है वापस से नहीं परचेज करनी पड़ेगी। बट अगर आप थोड़ी सेकेंड लेवल थिंकिंग करते हैं, मतलब ये आपको किसी आर्टिकल वगैरह में ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो उसके अंदर जैसे आप देख सकते हैं कि पहली बात तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ फिर उसके ऊपर चलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे न्यूज़ के अंदर है कि न्यूज़ ये वाली जो पॉलिसी है वो 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ड्रॉ करेगी। पर एक क्वेश्चन आपके रेज होना चाहिए कि यार ये तो स्क्रैप ही तो कर रही है, मतलब पॉलिसी है जो कुछ भी है जो इसके अंदर फ्रेमवर्क बनेगा वो सेट स्क्रैप करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा उसको 2 क्रेन चाहिए, जो 2 क्रशर वाली मशीन चाहिए, जो मतलब
कुछ कुछ पॉइंट ऑफ टाइम डिस्टेंस के बाद रखी हुई है हर जगह, ताकि हम जो है कर सकें उसको। पर इसके अंदर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्यों चाहिए? तो यहाँ पे आप देखेंगे एक और पॉइंट है इसके अंदर कि ये आपके व्हीकल्स को नए और इन्वायरमेंट फ्रेंडली, यानी बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के साथ यहाँ पर स्विच करने के लिए भी एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आपको स्क्रैप नहीं करवाना, कोई बात नहीं, आप स्विच कर लो इन्वायरमेंट व्हीकल्स के साथ। तो इस तरह से बेसिकली, और वैसे भी इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा एक सब्सिडी वगैरह जो मिलती है इन्वायरमेंट व्हीकल्स को यूज़ करने के लिए, वो तो है ही, मतलब वो तो अलग बात है। वो हालांकि वो नहीं है इस 10,000 के अंदर, पर वो भी मैंने कवर कर लिया यहाँ पर। अब ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर कैसे इंपैक्ट पड़ेगा कि मतलब मैं आपको बहुत बेसिक पॉइंट है यहाँ पर कि जैसे आप मान लो आपकी कार स्क्रैप होती है, तो आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इतना कैश इन हैंड अवेलेबल हो, या फिर इतना आपका मन भी कर रहा हो कि अभी से मैं अपनी नई कार लेके आऊँ। आप कोशिश करेंगे कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज़ करें। तो उस तरह से बेसिकली क्या होगा कि जिस टाइम पे पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, अच्छा इंप्लीमेंट कब होगी, ये आपका 2 ईयर्स मेरे को कई जगह दिखे, 2023 2024, आपका डिपेंडिंग अपॉन कि आपका प्राइवेट व्हीकल है या फिर पैसेंजर व्हीकल की आप बात करना चाह रहे हैं, कमर्शियल, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल की आप बात करना चाह रहे हैं, तो उस तरह से बेसिकली इंप्लीमेंट होगा आपका। बट उस टाइम क्या होगा कि आपका ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर देंगे कि आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो फीजिबल सके, मतलब अभी तो बहुत हैसल फ्री है, बहुत भीड़ रहती है, उसके अंदर गर्मी है और वो सब कुछ है, तो उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करेंगे ताकि अट्रैक्ट कर सके। क्योंकि मान लो एकदम से आपकी कार ख़त्म हुई और एकदम से ऐड आ गया कि बहुत अच्छी बसेस चलने लग रही हैं, एसी बसेस उतने ही फेयर में 10-15 रुपये में मान लो, तो सब बसेस वगैरह प्रेफर करेंगे फिर। तो उस तरह से बेसिकली यहाँ पर ये शिफ्ट लाना चाह रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट पेज है वो कवर्ड है पूरा। इसके ऊपर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा यहाँ पर। और दूसरी बात, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने पे एक और चीज़ मिलती है कि आप कुछ भी जो डाउट है अगर आपको, तो आप वो पूछ सकते हैं, क्योंकि वो ग्रुप है। तो ग्रुप के अंदर मतलब मैं भी रिप्लाई कर सकता हूँ, और ग्रुप के अंदर बहुत सारे मेम्बर्स हैं, मेरे ख्याल से 240 के आसपास हो गए, तो वो आपको रिप्लाई कर सकते हैं। मतलब हालांकि उसमें से बात 6-7 ही करते हैं, बट फिर भी मतलब कोई भी अगर किसी को पता हो तो वो रिप्लाई कर देगा। अब यहाँ पे दूसरी बात अगर देखें तो यहाँ पे कंपनी है, मैंने आपको बताया था कंपनी के बारे में आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली बात आपको कि कंपनी किस चीज़ के अंदर काम करती है, तो वो मतलब इसके बताने की ज़रूरत नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी अंदर है तो इंश्योरेंस के लिए अंदर ही काम करती है। LIC वैसे भी आपको नाम से पता चल रहा है। और दूसरी बात आपको जो है यहाँ पर इनका शेयर प्राइस पता होना चाहिए। तो LIC का शेयर प्राइस आप नीचे कॉमेंट करें, मतलब बहुत बेसिक है, आपको गूगल करते ही मिल जाएगा। ओनरशिप इसकी गवर्नमेंट है, अभी इसका IPO भी आने वाली है, मतलब आ सकता है कुछ टाइम के अंदर, तो फिर थोड़ी बात हम फिर इसके ऊपर करेंगे। तो बेसिकली हमने डिस्कस कर लिया फर्स्ट पेज पूरा। अब पेपर प्रेजेंटेशन, इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं होती है, इसके अंदर आपका पॉलिटिक्स बेस्ड न्यूज़, आपकी गवर्नमेंट बेस्ड न्यूज़ होती है, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। तो इसको 2 पेजेस आते हैं डेली बेसिस पे, तो इसको हम स्किप करेंगे। अब वैसे इसको हम स्किप करके एक बार इकोनॉमिक टाइम्स मतलब ET मार्केट्स पे ही चलते हैं, तो उसके ऊपर हम पहले इसको कवर करते हैं फिर ऊपर चलते हैं। अच्छा, इसके ऊपर मैं आपको एक पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ये वाला जो मार्केट ट्रेंड्स वाला सेक्शन है, ये मैंने आपको कभी बताया नहीं था, और मैं आपको मतलब 1-2 बार बताना चाहता भी था, बट ये ऐसे बहुत टाइम लग जाता है इसमें। बट आज हम थोड़ा सा टाइम लगा के इसको कवर कर लेते हैं। इसके अंदर बेसिकली इतना पार्ट हम कवर करते हैं, या इतना हम, हाँ इतना ही कर लेते हैं। तो बेसिकली इतना हम पार्ट कवर करते हैं एक बारी के लिए। अब इसके अंदर क्या है, हालांकि इसके नीचे कुछ नहीं है, आपका ऑयल है, बॉन्ड्स है, आपके गोल्ड रेट, फॉरेक्स रेट, यही है। रुपी डॉलर होता है, मतलब कि रुपी कितने डॉलर में है, और आपका गोल्ड रेट आपको पता ही है, ऑयल का दुबई क्रूड ऑयल, WTI बेसिकली यहाँ पे चलता है आपका। बॉन्ड आपका GSEC, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की यील्ड कितनी है, हालांकि इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने इसलिए बताया कि कई लोग सोचेंगे कि इसको पता नहीं होगा, ये इसे लिख रखा है, इसलिए बताया हल्का सा। अब यहाँ पे देखिए, आपको ये क्या है, बेसिकली ये आपके स्टॉक के इंडाइसिस है। इंडाइसिस मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताया था, अगर आपने देखी थी तो, नहीं तो अभी भी देख सकते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स बेसिकली एक ग्रुप ऑफ शेयर्स होता है, एक ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज़ तो नहीं कहना चाहिए, शेयर्स का ग्रुप होता है जो आपको अच्छे रिटर्न्स दे सके, स्टेबल रिटर्न्स दे सके, इस इंटेंशन के साथ बनाया जाता है। दूसरी बात, इसका ये भी एक इंटेंशन हो सकता है कि आपको पता चल सके कि मार्केट कैसा चल रहा है, तो उस तरह से बेसिकली आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, पहले स्टॉक दो इंडेक्स हैं यहाँ पे, देखो हल्का सा अगर आप देखेंगे, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, हल्का सा ग्रे मार्क यहाँ पे बना हुआ है, तो हल्का सा मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ पहले, हल्का सा आप देखेंगे ग्रे मार्क बना हुआ है यहाँ पर इन दोनों के अंदर। तो बेसिकली ये दोनों क्या है, ये दोनों इंडिया के ही इंडेक्सेस हैं। इंडिया के अंदर 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं आपके, NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो NSE का बेसिकली जो इंडेक्स है वो होता है निफ्टी, जो पहले ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि आपका CNX निफ्टी। और आपका जो आपका BSE है, BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका जो इंडेक्स है वो आपका सेंसेक्स होता है, S&P सेंसेक्स। तो बेसिकली ये आपके 50 कंपनीज और 30 कंपनीज का कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बनाया जाता है इंडेक्स। मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 2 इंडाइसेस हैं वो आपके इंडिया के इंडाइसेस हैं,
क्योंकि इसके आगे वर्ल्ड के और अदर इंडाइसेस हैं, तो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं, मैंने आपको नंबर ऑफ कंपनीज बता दी। ये एक इंडेक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है कि उसके अंदर कंपनीज कितनी है। सीधी सी बात है, अगर मान लो मैं इसके अंदर 50 कंपनीज की जगह 500 कंपनीज कर दूँ, तो इसकी एक जो मीनिंग है निफ्टी का वो बहुत अलग हो जाएगा, क्योंकि 500 कंपनीज हमें ऑलमोस्ट पूरी इकोनॉमी के बारे में बता देती हैं। बट अगर हम और टॉप 50 कंपनी की बात करेंगे, तो वो कंपनी में जो अच्छी कंपनी थी, मतलब आपको समझ में आ ही रहा है कि जो बहुत टॉप पे चल रही कंपनीज, जिनको मतलब जिनकी अच्छी कंडीशन है, प्रायर कंडीशन अच्छी है जिनकी, वो कैसा परफॉर्म कर रही है वो बताता है। तो अब इसको इस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, MSCI, यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रही है, MSCI इंडिया, MSCI EM, MSCI ब्रिक, MSCI वर्ल्ड। तो मैं आपको बोलूँगा कि इसकी डिटेल में अभी ना आ जाए। हालांकि MSCI वर्ल्ड का मतलब होता है आपका कि वर्ल्ड की सारी कंपनीज़ का इंडेक्स। इसके अंदर मेरे ख्याल से 1700 के आसपास है शायद, हाँ 1700 के आसपास इसके अंदर कंपनीज़ हैं। इस तरह से बेसिकली ये रहता है। अब यहाँ पे MSCI का मतलब मैं आपको बिल भी बता देता हूँ, मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। तो मॉर्गन स्टैनली वैसे भी एक आपका इन्वेस्टमेंट बैंक है, सॉरी। तो इसके अंदर अगर मॉर्गन स्टैनली वालों ने बनाई है ये 4 इंडेक्स जो हैं, हाँ, इनके और भी इंडेक्सेस हैं बट ये ज़्यादा पॉपुलर है। और इंडिया के अंदर इंडिया की सारी कंपनीज़ हैं, वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड की सारी कंपनीज़ हैं। इस तरह से आप बाकी भी दो गूगल करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा कि MSCI EM मीनिंग। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, निक्की। अच्छा, मैं इन सब के लिए अगर आप सर्च करेंगे ना, तो मैं आपको एक गूगल की एक तरह से सर्च टिप आप कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। बट अगर आप कुछ भी लिखें सर्च करेंगे तो आप उनके साथ आप इंडेक्स ज़रूर लगाएं, क्योंकि नहीं तो फिर आपको मतलब कुछ गलत चीज़ें मिल रही होंगी। और अगर गलत चीज़ें आपको समझ में आ रही तो बहुत ज़्यादा गलत यहाँ पे मिल रहा हो। तो मतलब अब इसके साथ जो है इंडेक्स लगा के स्पेसिफिकली इसको अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल ही नहीं सकता। आपको इंडेक्स ढंग से लगाना पड़ेगा, 2-3 बार सर्च करना पड़ेगा तभी मिलेगा। तो मैं आपको ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अब निक्की क्या है आपका, ये आपका टोक्यो के अंदर स्टॉक एक्सचेंज है। टोक्यो बेसिकली आपका जापान के अंदर है। और जो स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे चलता है वो आपका TSE है। TSE मतलब होता है आपका टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, बहुत आसान है यहाँ पर। अब निकी जो इंडेक्स बनाया गया है उसके अंदर 225 कंपनीज को लिया गया है। तो बेसिकली ये आप फिगर एज अ फिगर लिख सकते हैं। इसको याद तो खैर नहीं रखने वाली बात, 2-3 बार अगर आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा अपने आप। हांग सेंग आपका हांगकांग का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका इंडेक्स है। इसके अंदर भी टॉप 50 कंपनीज हैं लाइक निफ्टी। तो अब इसको इस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पे कोस्पी ब्रैकेट में लिखा है एस कोरिया का मतलब साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का इंडेक्स है बेसिकली कोस्पी, और इसके अंदर आपकी 200 कंपनीज यहाँ पर हैं। अब इस तरह से आप दूसरा भी देख सकते हैं, स्टारडेट टाइम्स, ये आपका सिंगापुर का ही इंडेक्स है और सिंगापुर का ही स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज SSC। और उसी का एक इंडेक्स बनाया हुआ है स्टारडेट टाइम्स, उसके अंदर 30 कंपनीज हैं, जस्ट लाइक आपकी जो BSE वाला है सेंसेक्स उसमें। तो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। तो दिक्कत क्या होती है इसके अंदर, हम कई बार NSE में सेंसेक्स और BSE में निफ्टी लिख देते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। तो आप अगर आपने लिख रखा हो तो आप इसको चेक कर लें एक बार और इसको करेक्ट कर लें। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। और बाकी भी मैंने आपको बहुत ब्रीफ में तो बता ही दिया। हालांकि अगर आप किसी के बारे में गूगल करते हैं, अगर आप कॉमेंट में डालते हैं, फिर आप जो हमारा ग्रुप है मैंने आपको मेंशन किया था उसके अंदर जाके उसको पूछते हैं, तो मैं आपको बता दूँगा। अब IPO रश इंटेंसिफाइज इन अगस्त एज दलाल स्ट्रीट स्केल्स न्यू हाइज। तो हमें क्या हुआ, बेसिकली बहुत बेसिक है कि आपका जो IPO का रश है, मतलब IPOs बहुत सारे आने लग रहे हैं, मैंने आपको बताया था। और मैंने खुद की एक रिसर्च के अंदर, मतलब मैंने अभी 2-3 दिन के अंदर रिसर्च की है कि आपका 2021 के अंदर जितने नंबर ऑफ IPOs आए हैं यहाँ पर, 2022 से लेकर 2024 के अंदर किसी भी ईयर के अंदर इतने नंबर ऑफ IPOs नहीं आ सकते। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आपका 2022 का ईयर का मतलब है कि 2022 से लेकर 2023, यानी कि ये वाला हो गया 2021 से लेकर 2022, जो भी साल चलने लग रहा है। तो उस तरह से बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल रिसर्च में है, गलत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट जैसे इसके अंदर आपको जानना हो कि क्या है, तो इसके अंदर कुछ बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा फैक्टर्स मैंने इसको लिए यहाँ पर। जैसे एक फैक्टर अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे 2024 के अंदर पेरिस में ओलंपिक्स होने वाले हैं आपके। तो पेरिस से जैसे इंडिया के जो रिलेशंस हैं उसके ऊपर क्या क्या 2024 तक हो सकता है। 2024 के अंदर 2-3 चीज़ें आपकी मेन निकल के आती हैं। EYs आपका, सॉरी EYs नहीं समझिए, EVs आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की हम बैटरी सोर्स कहाँ से करते हैं, क्योंकि मतलब वो सब आपकी काफ़ी एक अर्ट रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें हैं। दूसरी बात आपकी एक जो वॉर एक्सपेंडिचर हो सकता है, मतलब बहुत लोग ये प्रेडिक्ट करके चल रहे हैं, हालांकि होना नहीं चाहिए कि वर्ल्ड वॉर का कुछ
सिनेरियो आपका 2023 के आसपास बन सकता है। तो मतलब ये सब आपका कंपनी को, कंट्री को हर चीज़ को प्रिपेयर करके चलना पड़ता है। तो पेरिस से हमारे रिलेशंस कैसे रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेंगे, वो सब मैंने इसके अंदर वेट किया है। मतलब ये तो मेरी रिसर्च है, मैं आपको फिर ऐसे ही बताना चाहता था। अब यहाँ पे जो IPOs बहुत ज़्यादा आने लग रहे हैं, 10-12 IPOs मैंने आपको उस दिन गिनवाए थे शायद, तो वो आपकी 9 कंपनीज है फाइल्ड DRHP, मतलब मैंने आपको बताया था ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। तो मतलब मैंने आपको बताया था जैसे 10-12 IPOs मैंने आपको जो गिनवाए थे, उनके चलते 9 और कंपनीज ने जो है इसी साल के लिए DRHP फाइल कर लिए हैं। DRHP का मतलब होता है ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। अच्छा भाई, ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, एक मतलब बेसिक डॉक्यूमेंट, उसमें चेंजेस होते रहते हैं, अमेंडमेंट्स मतलब कुछ आते रहते हैं, अमेंडमेंट्स तो नहीं बोलना चाहिए उसको, चेंजेस ही बोलना चाहिए। तो कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे सेबी बताता है। ये DRHP क्या होता है, अगर आपको अपना IPO लेके आना है कंपनी का, तो आपको DRHP सेबी के साथ सबमिट कराना होता है। सेबी मैंने आपको बताया है, सेबी मतलब कैपिटल मार्केट रेगुलेटर। तो सेबी बताता है कि आपको DHRP के अंदर, अपने IPO के अंदर ये चेंज करना पड़ेगा, तब हम अप्रूव करेंगे। और अगर सेबी ने अप्रूव नहीं किया तो मतलब कोई अप्रूव नहीं कर सकता यहाँ पर। तो बेसिकली ये हो गया आपका मार्केट रेगुलेटर का मतलब सेबी यहाँ पर। अब मतलब मार्केट रेगुलेटर का हर जगह मीनिंग नहीं होता सेबी, बट यहाँ पे मीनिंग सेबी ही है। अब यहाँ पे IPO रश इंटेंसिफाइज इन अगस्त एज डी सीट स्केल्स न्यू हाइज। तो मतलब यही आपको कि दराज सीट में बहुत ज़्यादा हाइस्ट चलने लग रहे हैं। हमने, अगर मैं आपको फर्स्ट न्यूज़ वापस से बताऊँ, फर्स्ट न्यूज़ यही पड़ी थी कि आपके जो इंडाइसेस हैं वो न्यू पीक्स पे चले गए हैं। तो मतलब उसके चलते चलते जो ये आपकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके बाद आपके नए नए IPOs आने की उम्मीद है यहाँ पर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जेमिनी एडिबल्स का IPO आपका, ये सब बेसिकली आप जाके देख सकते हैं। और किसी के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप गूगल करें, आराम से आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और काफ़ी एक इंटरेस्टिंग कंपनी तो यही है आपकी, जो मैंने आपको हाईलाइट किया, जेमिनी एडिबल्स। तो आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं और चाहे तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं अगर कुछ ढंग का मतलब इंटरेस्टिंग समझे आप। IFCI डाउनग्रेड ओवर डिले इन रिपेमेंट ऑफ बॉन्ड्स वरीज इन्वेस्टर्स। तो मतलब ये इतना फैंसी पता नहीं क्यों बनाया है, मैं मतलब पढ़ रहा था खुद भी अभी जब, तब मेरे को ये लगा। पर मैं आपको बताता हूँ क्या है यहाँ पर। IFCI क्या है, आपकी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। ये बेसिकली लोन वोन प्रोवाइड करती है, वो सब वाली काम करती है। अब यहाँ पे क्या है, एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ICRA का मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ICRA, क्राइसिल और आपकी मूडी, ये सब मैंने आपको जो पहले बताए थे। ये क्या है, आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, CRAs हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ये बेसिकली क्या करती हैं, जो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं उनकी क्रेडिट को रेट करती हैं। कि जैसे मान लो आप मेरे को क्रेडिट दे रहे हो, तो आप कितनी बार मेरे को लोन वापस देने के लिए रिकॉल करते हो आप मेरे को, और आप कितना मतलब आपका बिजनेस परफॉर्मेंस कैसे रहता है क्रेडिट से रिलेटेड, क्रेडिट लेने देने से रिलेटेड, तो उसके ऊपर आपको रेट करती है। तो बेसिकली आपको कंपनीज की रेटिंग आप देने वाली ऑर्गेनाइजेशन आप इसको मान सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली कि ICRA ने IFCI लिमिटेड की जो मतलब रेटिंग आप कह सकते हैं, रेटिंग थी वो BB थी पहले, मतलब BB इन्होंने पहले दी थी, CRA वालों ने, मतलब जो ICRA है। अच्छा, CRA बहुत सारे तरीके के हैं, मतलब ICRA उनमें से एक है, जिसमें मैंने आपको बताया मूडी है एक आपका, और क्रिसिल है। ये सब बेसिकली इंडिया के अंदर ज़्यादा वर्क करते हैं। BB इन्होंने पहले रेटिंग दे रखी थी यहाँ पर IFCI को, अब इन्होंने उसको घटा करके BB- कर दिया। तो सॉरी BBB- कर दिया। तो मतलब आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। हालांकि ये ऐसे चलता रहता है, मतलब अगर आप BB से ऊपर जाएंगे तो आपको AA- सबसे पहले, फिर आपका इसीलिए अगर बीच में भी देखेंगे तो AABB होता है कहीं में, हालांकि इसमें नहीं है, ICRA में नहीं है, बट AA- होता है, फिर AA+ होएगा, फिर AA- होएगा, AA+, फिर सिर्फ AA। उसके ऊपर ऐसे ऐसे इस तरह से चलता रहता है। अगर आपको कैसे ये करता है वैसे वो जानना है तो आप सिंपली गूगल सर्च करें कि आपका ICRA क्रेडिट रेटिंग चार्ट, तो आपको आराम से पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अब यहाँ पे रीज़न बताया हुआ है, इसीलिए मैं बता रहा था कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स किया हुआ है। अब यहाँ पे रीज़न क्या है इसके पीछे, कि आपका ये जो गवर्नमेंट बैक फाइनेंसर है, गवर्नमेंट बैक फाइनेंसर का मतलब है ये IFCI जो आपका है, उसने जो है वो जो उनको रीपेमेंट करना था अगस्त 25 पे वो ड्यू है। मतलब आप देख सकते हैं कितने दिन रह गए, 10 दिन के आसपास रह गए। तो उसके ऊपर ये नॉड सीक कर रहा है कि मतलब परमिशन लेना चाह रहा है कि थोड़ा रोल ओवर कर दो। रोल ओवर का मैंने आपको पहले मीनिंग बताया था, हालांकि वो वाला रोल ओवर नहीं है जो मैंने आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में बताया था। ये रोल ओवर का मतलब है बस वही कि थोड़ा डिले कर दो, जैसे अगस्त 25 है तो थोड़ा आगे कर दो, हमें बाद में दे देंगे। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब ये 2011 के इनके बॉन्ड्स चलने लग रहे हैं। मैं आपको एक और पॉइंट हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपको फ्रंट पेज पे कल दिख जाए। 10.55% जो है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपके 2011 के अंदर ही बॉन्ड्स चलने लग रहे हैं।
तो आप उसको इस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स बेट बिग ऑन प्राइमरी ऑफर्स, तो आपको बहुत ही बेसिक है, समझ में आ गया होगा। म्यूचुअल फंड मैंने आपको कई बार बताया हुआ है पहले भी, वैसे भी आपको पता चल गया होगा अब तक कि आपके जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो मतलब न्यूज़ ये आपकी कि प्राइमरी ऑफर्स के ऊपर ज़्यादा बैटिंग कर रहे हैं। मतलब बेसिकली बैटिंग कुछ नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा वो प्राइमरी ऑफर्स के ऊपर कर रहे हैं, आईपीओज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि आपके लिस्टिंग गेंस के लिए, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब कई लोग कहते हैं कि आपको आईपीओ के अंदर लिस्टिंग है, इसके लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो मतलब सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सबकी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। बट म्यूचुअल फंड्स आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड है, एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सब है, तो ये सब आपके काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब लिस्टिंग गेंस के लिए। तो अब उसको मतलब आपको ये भी पॉइंट लेके चलना चाहिए अगर आपको एनालिसिस अपना करना है। अब यहाँ पे ग्रासिम्स कंसोलिडेटेड नेट अब 4 इन Q1, तो Q1 के अंदर जो है आपका ग्रासिम का नेट प्रॉफिट जो है, नेट का मतलब नेट प्रॉफिट, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट मैंने आपको सबसे शायद पहले कुछ फर्स्ट वीडियोस के अंदर बताया था, अभी मैं कवर नहीं करूँगा क्योंकि अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको कवर करने में। नेट अब 4 फोल्ड, आपका जो 4 टाइम्स ही बढ़ गया आपका, मतलब जैसे अगर x था तो 4 टाइम्स बढ़ने का मतलब होता है कि 5x हो गया, 5 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स बढ़ना एक ही बात होती है। अब अच्छा, ग्रासिम आपका AB ग्रुप के अंदर लाई करता है, AB ग्रुप आपका मतलब हुआ आदित्य बिरला ग्रुप, तो ये कहीं ना कहीं फैशन से रिलेटेड इंडस्ट्री है और इनका मेन काम है बेसिकली आपके फैब्रिक के अंदर डील करना, फैब्रिक की प्रोडक्शन करना। दूसरी बात, ग्रासिम के ही एक सब्सिडरी है आपकी अल्ट्राटेक, तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो हमारे इंडिया का टॉप सीमेंट मैन्युफैक्चरर है उसका जो सारा रेवेन्यू है सब कुछ है वो भी ग्रासिम के पास आता है। तो ये बेसिकली ये आपके आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर है, और इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो एक है आपका अल्ट्राटेक यूटी, और एक तो ग्रासिम खुद है ही आपके काफ़ी बड़ा एक टेक मैन्युफैक्चरर। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। अब आपका लोअर बेस ऑफ लास्ट ईयर कि पिछले साल काफ़ी कम था नेट प्रॉफिट, ये कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि आपका इस टाइम बढ़ना काफ़ी आसान था क्योंकि पिछले साल कम था बस, तो आप वो इस तरह से देख सकते हैं। अब अशोक लेलैंड बेट्स ऑन क्विक बाउंस बैक इन H2 का मतलब होता है हाफ ईयर 2, हाफ एक होती है क्वार्टर के अंदर Q1, Q2, Q3, Q4, आपके एक साल में किसी भी चीज़ के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, आपका एक क्वार्टर होता है 3 महीने का, अगर हम साल की बात करें। हाफ का मतलब होता है आपका 6 मंथ्स का, एक आपका चलेगा अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक चलेगा, और आपका 1 सितंबर के बाद अक्टूबर से लेकर मार्च तक चलेगा। तो बेसिकली ये हाफ पीरियड होता है, जो है हाफ पीरियड सेकंड, हाफ पीरियड H2 H2, और ये H1 होता है। तो H2 के अंदर जो है आपका अशोक लेलैंड आपको पता ही है, इनके ट्रक्स बनते हैं, सब कुछ है इनका। तो बेसिकली ये आपकी इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ट्रक मैन्युफैक्चरर भी, आपको अच्छा इंटरेस्टिंग डेटा मिल सकता है यहाँ से। अब बेसिकली ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका H2 के अंदर ही बाउंस बैक कर जाएंगे। तो ये हमने जो है पूरा डिस्कस कर लिया, और मैं आपको वापस से रिकमेंड करूँगा कि आपको एक बार जो है ज्वाइन कर लेना चाहिए। और ये एक नीचे देखेंगे आपका अ स्टेप इन वेस्ट टू हेल्थ वेल्थ ड्राइव, तो बेसिकली ये PM का जो स्टेप है उसके अंदर ये इनके बारे में थोड़ा और अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और मैं आपको 2-3 चीज़ें नीचे दे दूंगा अगर आपको PM का, एक तो जो स्टेप था उसके ऊपर एक आर्टिकल था, और जो मेरी वीडियो थी आपके इंडाइसिस वाली वो दे दूंगा नीचे, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा नीचे, और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपको कई बार बताया कि उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। और एक ग्लॉसरी वाली बात जो थी, अगर आपको पहली वीडियोज़ अगर आपने देखी है, ग्लॉसरी आपको पता है, तो वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ PDF। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।